नमस्कार। मैं सुस्मित सौरभ। एक सर्विसमैन डायरी में आपका स्वागत है। कभी कभी जिंदगी किसी नदी की तरह होती है, शांत भी, उफनती भी, बहती जाती है अपनी दिशा में, अपने ही बहाव में। मधुबनी की कमला नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, मदनपुर, जिसकी मिट्टी में खेलता एक मासूम बच्चा, जिसने बचपन में सपनों से दोस्ती कर ली थी। वो स्कूल की फटी किताबों में दुनिया ढूंढता था, और बाढ़ की भयावह रातों में भी उसकी आंखों में उजाले होते थे। पिता एक शिक्षक, जिनके माथे पर जिम्मेदारियों की रेखाएं थी। माँ, जिनके हाथों में प्यार था और आंखों में चिंता। और बेटा, बेटा संगीत से रिश्ता रखता था, जिसे न वेस्टर्न म्यूजिक पता था, न नोटेशन की समझ थी, पर धुने धुने उसके भीतर खुद ब खुद जन्म लेती थी। बचपन में जब दूसरे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वो टूटी हुई बांसुरी में राग ढूंढता था, लेकिन घर में संगीत शौक नहीं, फिजूल माना जाता था। और माँ पिता ने इसे कभी भविष्य नहीं माना। जिंदगी ने करवट ली। इंजीनियर बनने की चाह थी, आईआईटी के सपने थे, लेकिन नियति उसे वर्दी में ले गई। किस्मत ने एयरफोर्स का टिकट थमा दिया। लड़के ने वर्दी पहनी, जूते कसे, और लगा कि अब संगीत पीछे छूट जाएगा। लेकिन नहीं, जो चीज आत्मा से जुड़ी होती है, वो कहाँ छूटती है भला। वो एयरफोर्स टेक्नीशियन आसमान के नीचे हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट के बीच काम करता, लेकिन दिल अब भी धुनों में उलझा रहता। 20 साल अनुशासन, समर्पण और सेवा के, मगर किसी ने नहीं देखा कि इस सैनिक के भीतर एक कलाकार भी सांस ले रहा था, जिसने 10 वाद्य यंत्रों में महारत हासिल कर ली थी। इसी शोर के बीच वो ढूंढता रहा अपनी धुन, और एक दिन उसने पाया कि उस शोर में भी कहीं संगीत छुपा हुआ है। एक वायलिन, एक तबला, एक गिटार, और न जाने धीरे धीरे एक के बाद एक 10 वाद्य यंत्रों की आवाज उसकी उंगलियों में उतर आई। साथी सैनिक जब ड्यूटी के बाद थक कर सोते थे, वो किसी कोने में बैठा रियाज करता। संगीत उसके लिए सिर्फ सुर नहीं था, वो ध्यान था, उसकी थकान की दवा थी, और उसकी आत्मा की आवाज थी। लेकिन तभी जिंदगी फिर थम गई। पिता का असमय जाना, परिवार की जिम्मेदारियां, भीतर से उठती पुकार, और उसने वो किया जो सबके लिए असंभव था। उसने वो सरकारी नौकरी छोड़ दी। पर जब दुनिया वतन की सेवा को अंत समझती है, तब ये कहानी शुरू होती है। सेवा से निवृत्त होकर वो लौटना चाहता था अपने गांव की ओर, अपनी जड़ों की ओर। फिर एक और परीक्षा एसएससी की, और चुना गया एसएससी में सीएजी के ऑडिटर पद पर। और एक बड़ी नौकरी और एक नई शुरुआत। क्यों? क्योंकि उसके लिए जिंदगी पद नहीं, एक पहचान थी। एक ऐसा जीवन था जो गांव की धूल में भी इज्जत देखता, और सेवा को सिर्फ वर्दी में नहीं, समाज में, संस्कृति में और आत्मा की आवाज में ढूंढता था। आज वो फिर से वही है, अपने गांव के नजदीक, संगीत के साथ, लोगों के साथ। और वो इंसान अब एक इंसान नहीं, एक प्रेरणा है। एक हमारी प्रेरणा है भावी पीढ़ी के लिए। एक सर्विसमैन डायरीज में आज की यह कहानी सिर्फ एक पुरुष सैनिक की नहीं, एक कलाकार की है, एक बेटे की है, एक स्वप्न दृष्टा की है, जिसने हर मोड़ पर अपने सपनों को चुना और हर बार अपने दिल की सुनी। नमस्कार। मैं सुस्मित सौरभ, एक सर्विसमैन डायरीज में हमारे आज के गेस्ट श्री भावेश झा जी का अभिनंदन करता हूं। झा सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सौरभ जी। झा सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक बड़ी ही ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ कहें तो पहले के जमाने में जब आपका समय पढ़ने लिखने का होता था, सड़कें नहीं थी, रोड नहीं थे, बिजली का अभाव था, ऊपर से कमला नदी की मेहरबानी कहें, या बिहार के लिए एक शोक कहें कि हर साल उसमें बाढ़ आती थी। हर वर्ष के 3-4 महीने बाढ़ग्रस्त अभाव में डूब जाते थे। उस समय आपने अपनी पढ़ाई जारी रखी, आपने अपने संगीत का सफर जारी रखा। तो इसके बारे में एक बार आप बताएं हमें। कह सकते हैं जो बचपन में बहुत सारी चीजें होती है सौरभ जी। जी, वो दुखद नहीं लगती।
वैसे बाढ़ आ रही है तो बाढ़ में मान लीजिए घूमने चले जाइए, देखिए कहाँ पे कितना पानी आया अगर आपको। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिथिलांचल जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, बिल्कुल नेपाल की इसकी भौगोलिक स्थिति जो है नेपाल की तराई में है। तो वहाँ का मैं समझता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो है सभी को तैरना है। तो बाढ़ से डर वाली चीज नहीं है, हाँ आपदा के स्वरूप में, लेकिन वो बच्चे के एक बच्चे को क्या पता चलता है कि बाढ़ एक वो आपदा है। वो कहते हैं ना वो कि तो हमारे माता, जिसके जिनके गांव के बगल में नदी हो, वो तैरना सीख जाते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब वही है कि लोग कहते हैं ना कि मतलब तालाब में मछली को तैरना कौन सिखाता है। तो जी जी जी। ऐसी परिस्थिति है कि आप सीख ही जाते। तो जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है तो एक चीज तो हम सभी जानते हैं ना कि बिहार के जो बच्चे होते हैं उनका भले ही साइंस ना अच्छा, इंग्लिश अच्छा ना हो, लेकिन मैथ हिंदी वगैरह बहुत अच्छा। बिहार के और बच्चों के बारे में जब एक बात आती है उनके शैक्षिक पृष्ठभूमि की, उनकी पढ़ाई लिखाई की, जी तो लोग कहते हैं कि बिहार के लड़के हर परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। खासकर जब बात आती है गणित की, तो गणित जी बिल्कुल। मसाला वो काबिल तारीफ होती है, उनकी गणित बड़े मेहनती होते हैं लड़के। चाहे वो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो या मान लीजिए शहरी पृष्ठभूमि से। जी और पढ़ाई लिखाई जैसा कि किसी भी गांव में एक प्राइमरी मिडिल स्कूल हुआ करता था, अब तो हाई स्कूल प्लस टू हाई स्कूल हमारे गांव में हो चुका है। तो उस टाइम गांव के एक मिडिल स्कूल में अपनी प्रारंभिक शिक्षा कह सकते हैं प्रारंभ किया हमने। और कुछ दिनों के बाद जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमारे पिताजी हाई स्कूल में टीचर थे, जो कि लगभग 30 साल हजारीबाग झारखंड में रहे और लास्ट के 10 साल 95 से 2005 तक बोकारो में रहे। तो हमारा जो शिक्षा दीक्षा मुख्यतः है जो पांचवी छठी तक तो गांव में हुआ, मधुबनी जिला के अपने गाँव में। वही गांव और के जैसा स्कूल कि आप होंगे, वो बोरियां बिछाकर बैठने वाले दिन बिल्कुल होंगे। बिल्कुल, एक वो ब्लैक ये बोर्ड तो होता होगा धर्म है जिसकी समझिए, अगर आप बुरा लेके जिसकी नहीं गए कालीमा तो लगभग लगभग उड़ चुकी होगी, किसी तरह बड़े मुश्किल से उस पे चौक से लिखा जाता होगा, वही दिन होंगे जहाँ सब, नहीं? बिल्कुल जी जी सही है। और क्या था कि आप पढ़ाई लिखाई भी अगर मैं अब जैसे देखता हूँ, अगर थोड़ा सा पटाक्षेप जी या जी कह जी लीजिए थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाता हूँ, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं पढ़ते थे। बहुत ज्यादा मतलब जो लोअर कास्ट वाले थे उनकी संख्याएं बहुत कम होती थी पढ़ाई में। अपने बिहार के अगर, बिहार ना पूरा देश की अगर बात, तो हम लोग जैसे सेवेंथ या एट या नाइन या सेवन जो भी है उसमें गांव में मतलब मुश्किल से 12 15 16 बच्चे होते थे पांचवी जी। छठी सातवीं। स्कूल में मैक्सिमम मतलब मान के चलिए कि मुश्किल से 100 125 बच्चे बहुत। तो खैर उसमें जनसंख्या के अनुसार होता है। तो पढ़ाई लिखाई अपना अच्छा हुआ, उसको अच्छा इसलिए हम कह सकते हैं कि स्कूल के बाद जैसा कि ट्यूशन जाना होता था। वहाँ पिताजी भले ही उस टाइम हजारीबाग में थे, लेकिन उनका पूरा ये रहता था कि ट्यूशन नहीं छूटे, ट्यूशन रहना ही चाहिए, पढ़ाई नहीं रहनी चाहिए। साथ में जैसा आपने संगीत की चर्चा करी है, तो आपने तो कह ही दिया कि एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए संगीत में अपने बच्चे को आगे बढ़ाना, उसको प्रेरित करना, ये संभव उस समय तो खैर नहीं हुआ था। तो वो हमारा, लेकिन वो कह सकते हैं कि वो हमारा पार्ट एंड पार्सल था जिंदगी का। ये भी चल रहा है, धीरे धीरे पिताजी चल रहा है की फौज में आने के बाद। पिताजी की बात करें तो जी एक जो बिहार था, मिथिलांचल का क्षेत्र था, उसको छोड़ के रांची और बोकारो के आसपास जाके नौकरी करनी, क्या क्या कारण रहे? क्या बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा की व्यवस्था, या पारिवारिक दायित्व की का बोझ, और अपनी क्षेत्रीय समस्याएं, क्या कारण रहा उनका? अगर पिताजी की बात करते हैं तो पिताजी की बात तो आप फिर 1965 में आपको जाना पड़ेगा। जबकि कह सकते हैं कि उस समय देश की अर्थव्यवस्था खराब थी, तो बिहार बिहार खैर उस समय अच्छे देश के 5 अग्रणी राज्यों में अपना बिहार आता था। तो जी राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य अपना अच्छा था उस समय। जी जी पिताजी जहाँ की बात थी तो पिताजी एक मूर्धन्य कह सकते हैं कि बहुत ही मतलब सशक्त, उनका उनका जो संस्कृत बिल्कुल। ग्रामर था, जो पाणिनि ग्रामर जो कहते हैं हम लोग जिसको लघु सिद्धांत कौमुदी कहते हैं, वो कह सकते हैं मेरे पिताजी को लगभग 4000 सूत्र उसमें होते हैं, सब याद थे। उसके बाद गांव के ही स्कूल से आचार्य का डिग्री उन्होंने उस समय प्राप्त किया। उसके बाद हजारीबाग से कॉल आया स्कूल से। उस टाइम स्कूल भी शायद कमेटी के द्वारा चलाया जाता था। जी जी उसमें जी। पेमेंट वगैरह कोई गवर्नमेंट वाला हाँ, मैंने कुछ सुना वैसा था कि उस सिस्टम। समय एक प्राइवेट बॉडीज होती थी जिनके अंदर पहले शिक्षक रखे बिल्कुल जाते थे। जी 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 बिल्कुल, आपको उसमें पेमेंट हार्डली 1 रुपया 50 जी पैसा जी जी।
इस टाइप से आने में मिलते थे। यह जी दूर की बात। बिल्कुल। पिताजी इसीलिए वहां पे उनको मिला मौका कि हाँ भाई आचार्य कर लिए, तो आचार्य के बाद जो आपके क्वालिफिकेशन अनुसार कुछ अगर जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, तो पिताजी सहर्ष इस चीज को उन्होंने स्वीकार किया। और पारिवारिक स्थिति तो कह सकते हैं कि हर एक परिवार का स्थिति था, अगर शाम खाओ तो अगले सुबह का सोचना है, सुबह अगर मिल गई कुछ तो रात का सोचना है। ये जी क्रमशः मैं समझता हूँ कि पूरे देश का कमोबेश यही सिचुएशन रहा हो। तो जी। जी पिताजी इसीलिए वहां पे उनको मौका लगा, बुलाया गया, वो गए और वहां से ज्वाइन हो गया, और वहां से पिताजी का सफर। बचपन से एक बिहार के जो लड़कों की बात करें तो वो इंजीनियर बनने की सोचते हैं, डॉक्टर बनने की सोचते हैं। उनका सपना होते है कि आईएएस बने, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा की तैयारी करें। फिर अचानक से एयरफोर्स क्यों? क्या क्या लगा पे आपको कि हमें एयरफोर्स में जाना चाहिए? इसके इसके पीछे अगर बोलिए तो हम अपना रांची वाला जिंदगी का जस्ट 1-2 मिनट आपका लेंगे कि मतलब क्यों ऐसा हो जाए। जी जैसे आप याद करिए, अपने जो बिहार के बच्चे होते हैं, अगर मैट्रिक कर लिए, उसके बाद रांची, पटना या फिर किसी शहर में जाके प्लस टू कर, तो प्लस टू करते हैं तो भाई कोई बच्चा आया है जहानाबाद से, कोई आया है गया से, कोई बरकाकाना से, कोई लोहरदगा से, मतलब जी जम जी। गए हम लोग सब। मतलब राज्य रांची के में अब हर लॉज में क्षेत्र थे से जितने भी लड़के, लड़के। क्योंकि पटना एक हमारा हब हुआ करता था, तो राज्य के हर बिल्कुल क्षेत्र के लड़के वहां पहुंचते थे, चाहे उनको मेडिकल की तैयारी करनी हो या इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो या और कोई पढ़ाई एसएससी रेलवे की तैयारी करनी हो। बिल्कुल। जी तो अपने कह सकते हैं कि बिहार में एक ये ट्रेंड भी है जी। जी कि मतलब क्यों इसीलिए ट्रेंड है, ये हम अच्छा चीज को सच पूछिए, अगर मुझे कहते हैं मैं इसको अच्छा नहीं मानता। एक स्टेट, अगर मैं बिहारी, एक बिहारी की हैसियत से बात करूं तो, क्योंकि नौकरी के अलावे बिहार में अभी भी, अगर आप अभी थोड़ा बहुत जरूर एक माहौल पैदा हुआ है कि आप अगर नौकरी नहीं करेंगे फिर भी आपके पास जीवन यापन के लिए कुछ संभावनाएं हैं। तो बिहारी बच्चे जो मेनली इंजीनियर, डॉक्टर या आईएएस या यूपीएससी के पीछे ये वजह है कि भाई आप अगर गवर्नमेंट जॉब या कुछ ऐसा जॉब नहीं करोगे तो अपने क्षेत्र में, अपने घर वार में रह के आप कुछ मतलब लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपया महीना नहीं कमा सकते। मतलब तो कहीं ना एक उसको कहीं, मजबूरी कह लीजिए, टैलेंट कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी के प्रति मोह था, एक आकर्षण था। कह सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन एक ट्रेंड ही चलता है अपना बिहार जी की, अगर बात करें तो एक ट्रेंड ही है विद्यार्थियों में कि भाई गवर्नमेंट जॉब तो लेना है कैसे जी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो एयरफोर्स में आने की जो बात है ये है कि हम लोग सब आईआईटी, बीआईटी मेसरा, बिट्स पिलानी, हाँ, उस समय AI ट्रिपल ई करके होता था हमारे टाइम। जी सबकी हम भी तैयारी कर रहे थे, सब रेस में, सब दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ रहे हैं। फिर उसी रेस में एक आनंद गुप्ता था, जी पतरातू। उसका कहना था भवेश ऐसा है, सब आईआईटीएन नहीं हो जाएगा, तो ऐसा करो, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब जस्ट एकदम किसी भी जॉब में सुई की तरह घुसो और तलवार की तरफ। क्या बात। तो वो उसका कहना था भाई कोई सा भी जॉब पहले ले लो, गवर्नमेंट का कोई सा भी मिल जाए तो ले लो। उसी क्रम में उसने 2 रुपए का फॉर्म आता था, एयरफोर्स जी का अगर बिल्कुल। बात करें तो 2 रुपए का हाँ फॉर्म वो सेंटर में फॉर्म किताब मिलता की था। दुकानों पे, पत्रिका की दुकानों पे जो फॉर्म टांगे हुए होते थे, उसमें से एक दो फॉर्म हम ले जी, आते, उसको भर देते थे, हम अप्लाई कर देते थे। तो सही बोल रहे हैं कि अब 2 रुपए का फॉर्म उसमें मिला करते थे। जी वही आनंद गुप्ता ने फॉर्म भरा और फिर वो एग्जाम देने गया। और उसका अब देखिए मतलब सौभाग्य से उसकी सिलेक्शन हो गई बैरकपुर से। अब जब वो सिलेक्शन लेके आया तो हम लोग, वो आके कह रहा है कि भवेश मेरा तो सिलेक्शन हो गया। अब हम लोग जो आईआईटीएन और बीआईटीएन जो बन रहे थे, सबके मन में वो कहते हैं ना कि दोस्त अगर मतलब फेल हो जाए तो दुख होता थ्री है, ऐसा इडियट नहीं है। वाली जो जो डायलॉग होता है कि दोस्त अगर फेल होता है तो उसके प्रति सहानुभूति होती है, लेकिन कहीं टॉप कर बिल्कुल। कर जाता है तो कहीं ना कहीं एक उसके प्रति जो मतलब जो कहते है, हैं कि मतलब गलत आदमी सोच जो है पैदा हो पूरा जाती है। क्या कर जी जी। एकदम, तो कह एक सकते हो वो निगेटिव वाली एक बातें उत्प्रेरक आती हैं। हुआ। जी, वो आनंद गुप्ता एक उत्प्रेरक की तरह काम किया। और हम लोग लॉज में लगभग उस टाइम जितने छात्र थे, तैयारी कर रहे थे, कोई डॉक्टर, मेडिकल का, सभी ने कह सकते हैं कमोबेश उस फॉर्म को ला ला के हम लोग भरे। और सौभाग्य से हमारा भी कुछ दिन के बाद कॉल लेटर आ गया और सिलेक्शन। कह सकते हैं वो एक उत्प्रेरक का काम किया कि ठीक है भरो। लेकिन ये नहीं था कि एयरफोर्स में ही जाना। फिर हम जी लोग वही, जैसा कि 9 ASC भुवनेश्वर से हमारा सिलेक्शन हुआ, तो गए पूरी दर्शन करने, सोचे चलो थोड़ा सागर स्नान भी हो जाए, जगन्नाथपुरी का भी दर्शन हो जाए और हमारा टेम्पल वगैरह घूम लिया जाएगा। सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, कोई नहीं। सौभाग्य से जो है सिलेक्शन हो गया।
सिलेक्शन हो गया तो वो एक बढ़िया चीज रहा। आज के डेट में अगर आप मुझे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता है, क्योंकि सच कहें तो जितनी हम जॉब जिसको कहते हैं, सर्विस जो है, तो उसमें सबसे बढ़िया अगर कोई सेवा है, निश्चित रूप से जिसको सब समझते भी हैं कि देश सेवा मतलब फौज में रहकर जी, अगर आपने कुछ समय एक दिया। बड़ा नाम होता है, देशभक्त होना, एक सैनिक होना अपने आप में एक गर्व का अनुभव होता है। बड़ी हर निश्चित कोई नौकरी निश्चित रूप से करता है, लेकिन सैनिक बनने का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल सही। कि वो, मुझे एक पंक्ति याद आती है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम बिल्कुल देना बिल्कुल। फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो सच में सैनिक होना अपने आप में एक बड़े गर्व की बात होती है। तो फौज की नौकरी के दौरान, जहां फौज को एक बड़ा कठोर नियम, दिनचर्या और कठोर चीज मानते हैं, वहीं आपके दिल में संगीत के प्रति एक जो भावना हमेशा बनी रही, धुनें थिरकती रही आपके अंदर। आपने कई साज बजाना सीखे, मुझे लगता है कि 10 से 12 साज आप बजा सकते हैं, यहाँ तक कि कई साजों में आपको महारत हासिल है। तो एक बार अपने संगीत के सफर की शुरुआत कैसे हुई, और कैसे आप आज एक अच्छे यूट्यूबर हैं, आपका एक चैनल है, आप रोज कुछ न कुछ नए अच्छे गाने जो कि श्रव्य हैं, मन को प्रिय लगते हैं, मोहक हैं, उन गानों की रचना करते हैं, एक बार हमें बताएं। अम, संगीत की जहां तक बात है तो कहते हैं ना कि अगर मुझे आप हार्डली 1 से 2 से 3 दिन से ज्यादा दिन आप संगीत से दूर नहीं कर पाए, मतलब मुझे चाहिए ही चाहिए। तो विद्यार्थी जीवन में जैसा कि शायद हमने कहा भी है कि मध्यम क्लास मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये संभव नहीं है कि वो पूरे जोर शोर के साथ अपने बच्चे के पीछे जी खड़े हो जाए कि नहीं तुम तो संगीत में अच्छा करेगा, तू जो करेगा हमें तब जो है वो हम सब उस चीज को एक्सेप्ट करें। तो ऐसा हमारे साथ भी था। वो कोई ऐसी बात उसको मैं ये नहीं मानता, हमारे पिताजी ने, हमारे गार्जियन ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम इस लायक आज हो गए कि हम अपना जीवन यापन भी न उस समय एफर्ट्स के बदौलत कह गार्जियन की सकते हैं बात अच्छा। करें अगर हम, तो उस समय गार्जियन में थोड़ा ऐसा एक इस तरह की भावना होती थी, वो कहते थे कि पहले पढ़ लिख लो। उस समय गाने भी बिल्कुल पढ़ लिख लो, मतलब जिंदगी का एक ट्रैक पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद तुम्हें नाटक करना है, कि तुम्हें फिल्म में काम करना है, कि तुम्हें गीत गाना है, सब कुछ करते रहना। लेकिन पहला जो मुद्दा था, पहला जो फोकस था उनका, वो पढ़ाई था। इसी पे बस आपने अच्छा है कि याद दिला दिया। हमारे पिताजी, मैंने कहा दादा, पिताजी को एक्चुअली हम दादा कहा, तो ऐसा नहीं कि पिताजी को संगीत में अभिरुचि नहीं थी, बहुत अभिरुचि। मैं आज जो अपना चैनल यूट्यूब पे चलाता हूँ, जैसा आपने कहा है, मैं पिताजी के द्वारा लिखे हुए गानों को ही हम आज जो संगीतबद्ध करके उसको करके अपने चैनल पर रिलीज कर, जी तो बहुत उनको ये था। तो हमने उनको जब एक बार अप्रोच किया कि दादा हमको संगीत सीख, तो उन्होंने कहा ये दीक्षा होता है, पहले शिक्षा फिर दीक्षा। फिर आप पहले देखिए। पढ़ाई कर लीजिए, जो तरीका से पढ़ाई कर रहे हैं प्लस 2 या बीएससी, कुछ जी जॉब ले लीजिए, बिल्कुल। उसके बाद तो ये तो जीवन में कभी भी आप सीख सकते। तो उनकी बातें अक्षरशः सत्य है और बढ़िया था। उसमें हमें उन सभी चीजों से, कोई कहता है ना गिला शिकवा लोग पास्ट पे रोते हैं कि अगर मैं ये होता तो वो होता, कुछ नहीं, आप जो है अच्छे हैं। तो संगीत की जहां तक बात है तो स्टूडेंट लाइफ में हमें कहीं मौका नहीं लगा कुछ संगीत सीखने का या कह सकते हैं कुछ बजाने का। केवल हम गाते थे, मोहम्मद रफी साहब का गाना गाते थे उस टाइम भी, अपने स्कूल जीवन में कहिए, जी में मैंने कहिए, सुना कॉलेज है, में कहिए। खासकर जब यहाँ आती है मोहम्मद रफी जी की, तो उनकी आवाज काफी समानता दिखती है मुझे। मैंने सुना है आपके गाने को, तो नहीं, ये जी। मतलब लगता है कि किसी ने अभ्यास की, एक सदा गायक की उस तरह के गाने गा सकता है। तो संगीत में अगर कहें तो सीखने की जहां तक बात है, तो पहली पोस्टिंग हमारा जो है मेरा सरसावा, सहारनपुर। वहां पे कहिए मेरा सौभाग्य था कि वहां पे उसी समय म्यूजिक क्लब का निर्माण हुआ। उसमें जितने इंस्ट्रूमेंट आए, कीबोर्ड से लेकर के पैड, गिटार विटार, ढोलक, हारमोनियम, सब हमारे पास उस समय उपलब्ध हो गया। और उपलब्ध हो गया उस म्यूजिक क्लब का चाबी हमारे पास रहा करता था। हमको जब इच्छाएं होती थी, जो वो हमारे अंदर कह सकते हैं ना, सामान्यतः है कि वो कीड़ा कहते हैं ना वाली बात, कि 2 बजे रात में मन कर गया तो जाके हम बजा के आ जाए, या 2 बजे रात तक अगर कुछ रियाज चल रहा है तो उस क्लब में जाके हम करते। तो जी सरसावा हम कह सकते हैं हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। और यहाँ पे एक चीज मैं नाम लेना चाहूंगा, हमारे गुरुदेव
हमारे गुरुदेव नागेंद्र प्रसाद, जो कि जी छपरा बिहार के रहने वाले हैं। जी जी। उन्होंने ही, मैं जब पहली पोस्टिंग मतलब सरसावा मिली, मैं जो अपना बिलेट में गया, तो हमारे गुरुदेव, यही मैं गुरुदेव इनको इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि ये होता है सारे गामा पाधा नी। मतलब एक पहला जो मुझे किसी ने बताया। नागेंद्र जी की एक तरह से गुरु की भूमिका रही आपके जीवन में संगीत के सफर में। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एयरफोर्स में ही थे, और उन्होंने 10 साल जॉब करने के बाद वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पीओ बन के निकल गए फौज से, एयरफोर्स में गया उन्होंने। अब बात आती है कि जब आपने फौज की नौकरी कर ली थी, एक नौकरी मिल गई थी, फिर उस नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी के पीछे भागना क्यों? क्या ऐसा क्या? ये कहिए तो ये बिल्कुल हमसे संबंधित है, हमारी जो सोच है, या कह सकते हैं हमारे जो टेम्परामेंट जिसको कह सकते हैं, जो हम कितनों कुछ कर लें, कुछ भी हो जाए, लेकिन घूम फिर के फिर उसी पॉइंट पे। हमें हमेशा मन में ये रहा कि आप जिस जगह से निकले, चाहे वो जगह मतलब बिल्कुल गर्त वाला जगह क्यों हो, लेकिन क्या आप उस जगह से तो निकल गए, वहां से पढ़ाई कर लिया, वहां से आपने सारा चीज, उस समाज से सब कुछ आपने ले लिया, लेकिन क्या उसको देना भी कुछ है कि नहीं? देना चाहिए। सब बिल्कुल भाग जाएगा तो आखिर वो क्षेत्र तो वीरान हो जाएगा, आपका गांव वीरान हो जाएगा, आपका बिल्कुल। बिहार वीरान हो जाएगा। टैलेंट तो वैसे भी भारत छोड़ के ही भाग रहा है, बिहार छोड़ के तो भाग ही रहा है। तो अगर जॉब छोड़ने की अगर आप मुझे कहते हैं, तो मैं अपने जॉब में रहते हुए भी अपने गांव के वास्ते कुछ किया। मुझे ऐसा मौका लगा कि एक गांव में एक जगह था, सेंटर ऑफ द विलेज में छोटी सी जगह है जो सभी का था, उसी के जगह में, उस जगह पे हमने जो है एक लाइब्रेरी का निर्माण किया, जो कि आज के दिन में चल रहा है, बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जगह 24 घंटे खुले रहते हैं, कोई भी जाके वहाँ पे पढ़ाई लिखाई कर। तो नौकरी छोड़ने की जो मुख्य वजह है कि भाई देश सेवा जिसको आप कहते हैं, 20 साल देश सेवा बहुत है। आप डायरेक्ट जिसको देश सेवा करते हैं, हालांकि देश सेवा ऐसा नहीं कि डॉक्टर नहीं कर रहा है, शिक्षक नहीं कर रहा है, किसान नहीं कर रहा है, सारे जी लोग देश सेवा। जी जी जी। लेकिन एक हमारे अंदर एक जनरल परसेप्शन है कि भाई जो फौज में है वो देश सेवा। चलिए, तो बिल्कुल। वो भी हमने 20 साल दिया। तो मुख्य वजह कह सकते हैं कि फौज छोड़ के हमको अपने बिहार, अपने गांव, अपने घर तरफ सेटल गांव होना का है। मोह और है, कहीं ना कहीं एक गांव आपको बुलाता है, गांव के लोग बुलाते जी, हैं, तो आपको ऐसा लगा कि चलो 20 साल की जो सेवा है हमने कर ली, अब हमें अपने वतन की ओर लौटना है, अपने देश की ओर लौटना है, अपने गांव की ओर लौटना है। अब एक आखिरी प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा। जहां तक बात आती है फौज की नौकरी की, एयरफोर्स की नौकरी की, तो समय बड़ा ही कम मिलता है, कठिनाई भरी जिंदगी होती है, समय का अभाव होता है। उसमें तैयारी की बात करें, समय निकालने की बात करें, कंपटीशन दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो कैसे मैनेज किया आपने? किस तरह की तैयारी हुई आपकी? और खासकर मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आगे आने वाली भावी जो पीढ़ी है फौज की, वो भी एक न एक दिन बाहर जाएगी, उसको तैयारी करनी है। तो एक बार ये बताएं कि ताकि उन्हें मार्गदर्शन मिल सके जो कि हमारे पीछे, आपके पीछे चल रहे हैं। अ, जो भी हमारे मतलब अनुज एयरफोर्स से अब जो रिटायर हो रहे हैं या होने वाले हैं, उनके लिए ये है कि फौज एयरफोर्स बिल्कुल खराब, बहुत बढ़िया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मल्टी कल्चरिज्म की अगर बात करें तो वो फौज ही दे सकती है। हाँ, फौज के साथ एक और एक मुझे जगह मिला, मैं उस जगह को मेंशन करना चाहूंगा, बनारस। वहां पे भी मल्टी कल्चरिज्म आपको देखने को, जो बहुत सुहावना लगता है बनारस के बारे में। तो फौज के अलावा एक जगह वो मुझे मिला। मल्टी कल्चरिज्म की अगर बात करें तो फौज ही एक है जहाँ पे आप नागालैंड से लेकर के गुजरात के पोरबंदर के व्यक्ति से भी मिल सकते हैं, त्रिवेंद्रम से लेकर के कन्या, आप अपना उधमपुर या श्रीनगर के बंदा, सब आपको एक जगह मिलता है। जी तो फौज बहुत बढ़िया है, लेकिन इंडिविजुअल की अगर बात करें या फौज की भी बात करें तो फौज यंग फोर्स होना चाहिए, ऐसा सब यंग रहेगा तभी जब जब नीड होगी, जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम एक्टिवेट होकर काम कर सकते हैं, यंग जो होंगे जी ज्यादा जी। काम। साथ साथ एक्सपीरियंस बंदे भी चाहिए फौज के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। तो रेशियो ऐसा है कि मतलब ज्यादा होना चाहिए कि आउटफ्लो होना चाहिए, कि भाई यंग आदमी आते जाएंगे, फौज हमेशा यंग रहेगा। वो कहते हैं ना कि फौज जो है और युवाओं की बाहर में, फौज है। वो कहते जी हैं कि युवाओं की फौज है, और फौज में युवा होने चाहिए ताकि वो जोश से लड़ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक फौज इस स्ट्रक्चर पे पहले से भी बना हुआ है, जिस किसी ने बनाया अच्छा ही स्ट्रक्चर बनाया था, बना हुआ है। 20 साल आप करिए, 20 साल के बाद बाहर में भी आपके लिए सरकार ने व्यवस्था कर रखी है, स्टेट गवर्नमेंट ने व्यवस्था कर रखी है
और यहाँ पे हम बिहार स्टेट गवर्नमेंट से भी निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि वो भी कुछ करें, कि अगर कुछ 10% भी फौजी अगर उनके स्टेट गवर्नमेंट जॉब में अगर रिटर्न हो जाते हैं तो राज्य का कल्याण ही होगा। जी वहां बिल्कुल। पे एक लॉजिक दिया जाता है कि ऑलरेडी जॉब वाले हैं तो हम नए को जॉब नहीं। आप उल्टा थोड़ा थोड़ा सीधा सोचिए कि वो पेंशनर आपके यहाँ आके एक्सपीरियंस होल्डर एक अच्छा काम करेगा, फौजी आपके बिल्कुल डिपार्टमेंट में आके आपके बिल्कुल। डिपार्टमेंट में फौज की जो बहुत ही अच्छा योगदान करेगा, फौज ऐसा का जो मुझे लगता है। तो एक्सपीरियंस है, दस फौज का परसेंट जो आप, अनुभव है। जी, पूरे पूरे देश के सभी राज्यों ने लगभग ये 10% आरक्षण अपने फौजियों भाई के लिए रखा है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार ने ऐसा नहीं किया। अब तैयारी की जहां तक सौरभ जी बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हर एक एयरमैन बहुत ही टैलेंटेड हो, जिनको अपने मिथिलांचल में कहावत है कि मतलब झाड़ू से लेकर के चंडी पाठ, अरवाही से लेकर के चंडी पाठ तक उसको आता है। मतलब जहाज भी ठीक कर सकता है वो, ग्रास कटिंग भी कर सकता है वो, जो है फायरिंग भी कर सकता है, फायर ड्यूटी भी कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। जी जी जी। तो तैयारी की बात है तो मैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, मतलब हमारे जो एयरमैन भाई हैं उनके लिए यही है कि आप 6 महीना बहुत है, अगर आप, जो कि थोड़ा संभव नहीं हो पाता है, जब आप नौकरी करते रहते हैं तो घर में आके आप उधर से एग्जॉस्ट होके आते हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाता है, बाल बच्चे फैमिली है। तो आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप 6 महीना आपने तैयारी कर लिया है तो कोई भी ऐसा जॉब नहीं है, जैसा कि अभी मुझे हासिल हुआ है, जैसा कि आपने जी कहा कि सीएजी में मुझे ऑडिटर वर्क चलिए हो चुका झा है। सर, आपसे बातें करके हमें अच्छा लगा। आप हमारे शो में आए, हमारे गेस्ट रूम में आए और हमने अपना इतना अच्छा अनुभव शेयर किया। तो हम और हमारे तमाम देखने वाले आपके इसलिए आपने इस कार्य के लिए, इस मतलब सजेशन के लिए आपके आभारी रहेंगे और भविष्य में आपसे रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत